आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर में है। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए, प्लांट में बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं प्लांट की फोटोसिंथेसिस को जो अफेक्ट करते हैं। सम फैक्टर्स आर इंटरनल एंड सम फैक्टर्स आर एक्सटर्नल। मीन्स 2 तरीके के 2 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लांट की में फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट की बॉडी से रिलेटेड होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स, मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट। एंड सम फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, जो फैक्टर इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं। देखिए, इंटरनल फैक्टर्स को हमने आपको बताया कौन से फैक्टर्स होंगे ये। दीज आर द फैक्टर्स विच रिलेटेड टू द प्लांट, जो प्लांट से रिलेटेड होंगे, मीन्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट। जो प्लांट की बॉडी के अंदर जो फैक्टर्स होंगे प्लांट से रिलेटेड होंगे, लिखा हुआ रिलेटेड टू द प्लांट्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें है नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। लीफ का देखिए फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ द लीव्स। अगर किसी प्लांट में लीफ का नंबर कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। लीफ का नंबर ज्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। समझ में आया? नंबर का मतलब क्या है यहाँ पर? साइज ऑफ द लीफ, साइज ऑफ लीफ आल्सो हैज इंपॉर्टेंट रोल। लीफ का साइज भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लीफ का साइज ज्यादा है, लीफ ब्रॉड है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? और अगर लीफ का साइज छोटा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? कम होगा। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये लीफ है, ये स्मॉल लीफ है, ये क्या है? लार्ज लीफ है। जब लीफ छोटी होती है तो एक्सपोज्ड एरिया कम होता है, और जब लीफ बड़ी होती है तो एक्सपोज्ड एरिया क्या है? ज्यादा है। मीन्स इस स्मॉल लीफ में लाइट, ये छोटी लीफ लाइट को कम एक्सेप्ट कराएगी, यहाँ पर लाइट ज़्यादा एक्सेप्ट होगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा सनलाइट लीफ पर फॉल करेगी और उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो ये हुआ साइज ऑफ द लीफ कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। अगला है एज ऑफ द लीफ। ठीक है, एक चीज और देखिए, साइज ऑफ लीफ में एक चीज और है, जितना ज़्यादा लीफ का साइज होगा उतने ही स्टोमेटा का नंबर भी ज़्यादा होगा। जितना बड़ी लीफ होगी उतना ही नंबर ऑफ स्टोमेटा भी ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में गैस का एक्सचेंज भी होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा अमाउंट में इंटर भी करेगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा। और नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन द यूनिट एरिया ऑफ द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा इंडेक्स। एक वर्ड आता है कंपटीशन में, व्हाट इज द स्टोमेटा इंडेक्स? समझ लीजिए, देखिए यहीं पर एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं स्टोमाटा इंडेक्स। ये क्या है? It is the number of the stomata present in the unit area of the leaf। कि लीफ के किसी यूनिट एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा इंडेक्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 2 लीफ हैं आपके पास, दोनों लीफ का साइज क्या है? सेम है, तो आप कहेंगे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों में बराबर होगा, जबकि दोनों में बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए अगर इसमें इस ए लीफ है, ये क्या बी लीफ है, इसमें स्टोमेटा इंडेक्स हाई है, इसका इस लीफ का स्टोमेटा इंडेक्स क्या है? हाई है। दोनों का साइज बराबर है, ठीक है, बट स्टोमेटा इंडेक्स ए लीफ का ज्यादा है, बी लीफ का स्टोमेटा इंडेक्स क्या है? कम है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ ज्यादा होगा? विद इन द लीफ ए लीफ में, इस वाली लीफ में चूंकि स्टोमेटा इंडेक्स ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द यूनिट एरिया ज्यादा है, इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस हाई होगी क्योंकि गैस का एक्सचेंज क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्टोमेटा इंडेक्स जो यहां मैंने इंडिकेट नहीं किया है, इट आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, आगे देखिए एज ऑफ द लीफ की एज भी क्या करती है? मायने रखती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। जो यंग लीव्स होती हैं उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होती है, और जो ओल्ड लीव्स होती हैं उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसमें भी कम होता है। तो ज्यादा कहाँ होता है? इन द मैच्योर लीफ। जब लीफ मैच्योर हो जाती है, फुल्ली डेवलप हो जाती है, तो वहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई हो जाता है। कैसे हाई हो जाता है? देखिए,
जब लीफ यंग होती है, छोटी होती है, तो आप क्या बताएंगे? यंग लीफ का मतलब क्या? लीफ छोटी है। लीफ छोटी है तो इसका मतलब क्या है? लीफ का साइज कम है। ठीक है, साइज कम है तो स्टोमेटा का नंबर कम होगा, ये लाइट को कम एक्सेप्ट करेगी लीफ, क्योंकि इसका साइज छोटा है। ठीक, तो यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। जैसे जैसे लीफ का साइज बढ़ता चला जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि लीफ का साइज बढ़ने से लीफ का एक्सपोज एरिया बढ़ रहा है और स्टोमेटा इंडेक्स लीफ में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? हाई होगा जब लीफ का साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यंग लीफ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होती है। जब लीफ क्या होती है? डेवलप होती है, तो उसका एक्सपोज्ड एरिया लीफ का बढ़ता है, मींस लीफ का साइज बढ़ता है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। बट when the leaf become mature, when the leaf become old, जब लीफ क्या हो जाती है? ओल्ड हो जाती है। ठीक है, ओल्ड लीफ का मतलब लीफ अंकल हो गई। ठीक है, अंकल बन गया लीफ। तो लीफ जब ओल्ड हो जाती है तो उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओल्ड लीफ में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। समझ में आया? और मेटाबॉलिज्म जो होती है ओल्ड लीफ की, वो भी कम हो जाती है। ओवरऑल सारे प्रोसेस लीफ में कम हो जाते हैं ओल्ड लीफ में, इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है? घट जाता है। समझ में आ रहा है ये? ठीक, आगे देखिए, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। ओरिएंटेशन का मतलब है जैसे ऊपर से सनलाइट आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट ऊपर से आ रही है। ठीक है, लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है? लीफ इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये है लीफ, या ये ओरिएंटेशन है लीफ का। किस तरीके से? अगर लीफ का ओरिएंटेशन ये है तो डायरेक्ट सारी सनलाइट लीफ पर पड़ेगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा। अगर ओरिएंटेशन इस तरीके से तो कम हो जाएगा। ये ओरिएंटेशन है तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस घट जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि लीफ का एरिया देखिए, लीफ का एरिया ये और ये हुआ ना। ठीक, तो ऊपर से सनलाइट आ रही है तो प्रॉपर सनलाइट जो है लीफ के सरफेस पर नहीं पड़ेगी। ठीक, इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ लीफ भी मायने रखता है कि लीफ का ओरिएंटेशन क्या है, किस तरीके से लीफ जो है सनलाइट को एक्सेप्ट करा रही है, क्या ओरिएंटेशन है, इस तरीके से या इस तरीके से। समझ में आया ये चीज़? ये आपके सारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी लिखता है वो सारी चीज़ें नीट में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इज द मीजोफिल सेल्स। ये तो प्लांट से रिलेटेड हुआ ये फैक्टर। ये अगला है लीफ में मीजोफिल सेल्स का कंटेंट कितना है। अगर किसी लीफ में मीजोफिल सेल्स ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली उसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में ही क्या चलता है? फोटोसिंथेसिस ऑपरेट होती है मीजोफिल सेल्स के अंदर। तो अगर लीफ में मीजोफिल सेल्स की संख्या क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, और मीजोफिल सेल्स में हम लोग जानते हैं क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ऑपरेट होती है, तो जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा। क्लोरोप्लास्ट, अगर लीफ में जो मीजोफिल सेल होती है, मीजोफिल सेल, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी करता है। देखिए हर प्लांट की मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है? वेरी करता है। ठीक, इसीलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सभी में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो मीजोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट हैं, कितने? अगर ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है मीजोफिल सेल में, जानते हैं एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट होती है। मीजोफिल सेल में कहाँ चलता है फोटोसिंथेसिस? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलता है। तो जितने ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होंगे उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा। क्लोरोफिल, जितना ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल होगा उतना ही फोटोसिंथेसिस हाई होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि क्लोरोफिल ट्रैप द सनलाइट। प्लांट में सनलाइट को ट्रैप कौन कराता है? क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। ठीक है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट में, प्लांट के अंदर, प्लांट की ये लीफ है, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स हैं, तो प्लांट की लीफ के अंदर कितना CO2 है ये भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। अगर CO2 ज़्यादा है लीफ के अंदर तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा, अगर CO2 कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। इसीलिए जो C4 प्लांट्स होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है C4 और C3 प्लांट। C4 प्लांट के अंदर क्रैंज एनाटॉमी होती है लीफ में, तो क्रैंज एनाटॉमी होने की वजह से C4 प्लांट में CO2 की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, हाई रहती है। कहाँ? लीफ के अंदर। लीफ में CO2 कंसंट्रेशन हाई रहती है मीजोफिल सेल्स में। क्यों? ड्यू टू द क्रैंज एनाटॉमी इन द C4 प्लांट। जबकि C3 प्लांट में क्रैंज एनाटॉमी नहीं होती है, इसलिए CO2 कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होती है। समझ में आया? तो C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने का रीज़न क्या आपको बताया था उस समय? क्रैंज एनाटॉमी। तो जितना ज़्यादा CO2 इंटरनल होगा उतने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होता है। ये CO2 कहाँ से प्रोड्यूस होती है? प्लांट के अंदर जो CO2 होती है ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो ये प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है, नाइट
लाइट में जब रेस्पिरेशन करेगा तो उतने ही ज़्यादा अमाउंट में CO2 को प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रही है CO2 जो अंदर है, कुछ अमाउंट में CO2 बाहर से भी जो आती है। आगे देखिए, अगला फैक्टर है जेनेटिक एंड ग्रोथ फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स होते हैं और जो प्लांट के जीनोम से रिलेटेड होते हैं। जितना आपको ऊपर सारी चीजें बताया कि लीफ का साइज, लीफ का नंबर, लीफ का साइज, ठीक है, म्यूजोफिल सेल्स कितनी है, क्लोरोप्लास्ट कितना है, क्लोरोफिल कितना है, जितने भी फैक्टर ऊपर बताए, ये डिसाइड किससे होगा? ये डिसाइड होगा बाय द हेल्प ऑफ द जेनेटिक कांस्टेंट ऑफ द प्लांट। क्योंकि सारी चीज, चाहे ह्यूमन हो चाहे प्लांट हो, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द जीनोम। प्लांट का जीनोम कैसा है, प्लांट को अपने पेरेंट्स से किस तरीके का जीनोम मिला हुआ है, आगे भविष्य में वो क्या डेवलपमेंट करेगा, क्या चीज उसमें बनेगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द जीनोम। तो अगर प्लांट का जेनेटिक मेकअप अच्छा है, ठीक है, तो प्लांट में म्यूजोफिल सेल्स का कंटेंट भी ज्यादा होगा, क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा होगा, क्लोरोफिल भी ज्यादा होगा, उसका साइज लीफ का भी ज्यादा होगा, ठीक है, एवरीथिंग अच्छी होगी। तो जीनोम जिसको बोलते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ये भी डिसाइड करता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस के रेट को। अगर जीनोम अच्छा नहीं है तो सारी चीज़ें, इतने जो फैक्टर्स आपको ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे फैक्टर्स में कमी आ जाएगी, ठीक है, और प्लांट में फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड हो जाएगी। ग्रोथ फैक्टर्स आल्सो इन्वॉल्व इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कराते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स को समराइज किया गया है, देखिए लाइट है, टेम्परेचर है, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर। ये CO2 कंसंट्रेशन एनवायरमेंट वाली है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द फैक्टर्स विच रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट से प्लांट को मिलते हैं जो फैक्टर, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल फैक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, देखिए इनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आता है इससे। ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लैकमैन। उन्होंने एक लॉ दिया था, एक नियम बनाया था। क्या था वो लॉ? उन्होंने एक लॉ दिया था कि इफ ए केमिकल, ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लीजिए, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू राइट हियर। यहाँ पर सब कुछ लिखने पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। ब्लैकमैन ने जो लॉ दिया था उसको बोलते हैं लॉ लिमिटिंग फैक्टर। इनका लॉ क्या था? सुनिए ध्यान से। इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, अगर कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है, देन रेट ऑफ दैट फैक्टर, उस केमिकल जो केमिकल प्रोसेस चल रहा है उसका जो रेट होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं। इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, देन द रेट ऑफ दैट केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड मोर बाय द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट। समझते हैं है क्या है जो मैंने बोला, क्या चीज है? देखिए ध्यान से, हिंदी में समझते हैं इसको। अगर कोई एक केमिकल प्रोसेस, मान लीजिए कोई एक केमिकल प्रोसेस जिसको फोटोसिंथेसिस चल रहा है प्लांट में, केमिकल प्रोसेस है जिसको आप बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी बोला जाता है, ये केमिकल प्रोसेस चल रहा है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस के रेट को, अगर कोई केमिकल प्रोसेस चल रहा और उसको एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट करा रहे हैं, अब जानते हैं एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट भी करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। कौन कौन से? CO2 कंसंट्रेशन, वाटर की अवेलेबिलिटी, लाइट अफेक्ट करती है और वाटर अफेक्ट कराता है। तो एक केमिकल प्रोसेस चल रहा है जिसको एक से ज्यादा फैक्टर अगर अफेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक, देन द रेट ऑफ दैट प्रोसेस, इस फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, इज डिसाइडेड बाई और अफेक्टेड बाई द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट। इसमें से जो फैक्टर सबसे ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो सबसे ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, या जो लिमिटिंग होगा, जो फैक्टर सबसे ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कम होती है, उसी फैक्टर को बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो जो फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर होगा वो इस प्रोसेस को, वो इस फोटोसिंथेसिस के रेट को सबसे ज्यादा अफेक्ट कराएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 30 बच्चे पढ़ रहे हैं उस क्लास की परफॉर्मेंस किससे डिसाइड होगी? तो देखिए 30 बच्चे हैं, उसमें से सभी का मेंटल लेवल अलग अलग होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है उसमें जिसका मेंटल लेवल सबसे ज़्यादा खराब है, बहुत खराब है, जिसकी पुअर परफॉर्मेंस है, तो ओवरऑल क्लास का रिजल्ट होगा, ओवरऑल जो क्लास का रिजल्ट होगा वो सबसे ज़्यादा किसकी वजह से डिस्टर्ब होगा, किसकी वजह से अफेक्ट होगा? उस बच्चे की वजह से अफेक्ट होगा जिसका मेंटल लेवल सबसे कम है या जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ही ज़्यादा खराब है।
समझ में आया? तो जो फैक्टर सबसे ज़्यादा कम अमाउंट में होता है वही सबसे ज़्यादा घातक होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, समझ में आया होगा। ये ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर था। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब जो फैक्टर सबसे ज़्यादा कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है वही सबसे ज़्यादा उस केमिकल प्रोसेस के रेट को अफेक्ट करा देता है। ठीक, आगे देखिए, अब एक एक फैक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है लाइट। लाइट में देखिए, लाइट में कई चीज़ें होती हैं। लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट का क्वालिटी है, लाइट का ड्यूरेशन है। ठीक है, तीनों को डिस्क्राइब करते हैं। उसके पहले देखिए, लाइट जो होती है, प्लांट को कितनी लाइट चाहिए, तो प्लांट को लगभग 10% लाइट अगर मिल जाए, जितनी भी सनलाइट आती है उसमें प्लांट केवल 10% सनलाइट को मैक्सिमम यूज़ करता है और 10% सनलाइट को यूज़ करने के बाद वो सैचुरेट हो जाता है। ये प्लांट है। ठीक है, जितनी भी लाइट सनलाइट से आती है उसमें से प्लांट केवल 10% लाइट को यूज़ करके ये सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट का मतलब समझते हैं, जैसे हमने खाना खाया, हमारा पेट भर गया तो क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया ना। ठीक है, फुल्ली सैचुरेट हो गया, अब खाना नहीं खाएंगे। ठीक, उसी तरीके से प्लांट क्या करते हैं, जितनी लाइट फॉल होती है उसमें से मैक्सिमम 10% लाइट को वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, और 10% लाइट पर ही वो क्या हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइट बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत ज़्यादा है, उसमें से प्लांट केवल 10% ही लाइट सनलाइट को यूज़ करेंगे। इसीलिए लाइट इज, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, लाइट इज रियरली फंक्शन एज द लिमिटिंग फैक्टर। लाइट बहुत कम केसेस में लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, क्योंकि इस अर्थ पर कोई प्लांट शायद ऐसा होगा जिसको सनलाइट ना मिले। सनलाइट आती है सबके पास में, क्योंकि प्लांट को बहुत कम सनलाइट चाहिए, इसलिए सबको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिल जाती है। तो लाइट जो है बहुत रेयर केसेस में, बहुत रेयर केसेस में ही लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है। इवन यहाँ पर देखिए, जो घना जंगल फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ जो छोटे छोटे प्लांट जो अर्थ पर लगे होते हैं, चूँकि वो शेड से घिरे होते हैं, ठीक है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको भी उतनी सफिशिएंट लाइट, 10% ही लाइट चाहिए। तो 10% लाइट चाहिए, जो कि बहुत कम लाइट है, उतने फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। एक जो प्लांट शेड में लगा हुआ है वो भी अपने आप में फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, क्यों कर लेता है? क्योंकि 10% सनलाइट चाहिए उसको। तो लाइट जो है, 10% लाइट जब प्लांट को मिलती है तो वो सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, सैचुरेशन इसका है 10%। और देखिए एक चीज़ और इसमें, तो आपको बताया लाइट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेयरली फंक्शन एज द लिमिटिंग फैक्टर। कौन सबसे रेयरली जो है लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है? तो आप क्या बताएंगे? 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा। लाइट रेयरली फंक्शन एज द लिमिटिंग फैक्टर। आगे देखिए, लाइट में लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट का क्वालिटी है, लाइट का ड्यूरेशन है। इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितनी तेज लाइट है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट कॉल्ड लाइट इंटेंसिटी। ठीक, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, यहाँ पर 2 केस बन सकता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी लो है और लाइट की इंटेंसिटी वेरी हाई है, ठीक है, और एक केस बनता है मॉडरेट, जो मीडियम है लाइट की। तो जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि लाइट, प्लांट की लीफ में जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इट एक्सेप्ट द सनलाइट। सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लीफ में सनलाइट को ट्रैप कराता है। तो अगर सनलाइट कम रहेगी तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है एक्साइट नहीं होगा। आपने फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा हुआ है, व्हेन द सनलाइट फॉल्स देन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड एंड इट रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं होगा कम सनलाइट पर, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कराएगा आगे, तो फोटो लाइट रिएक्शन ही नहीं चलेगा। तो सारी बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो लो लाइट इंटेंसिटी पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा, बिकॉज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विल नॉट एक्साइट। ठीक है, अगला देखिए, अगर लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ रही है, जैसे होता है मॉर्निंग में, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है 11-12 बजे तक। ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता हुआ चला जाता है। मॉर्निंग में जब सनलाइट निकलती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है। जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती चली जाती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि लाइट की ब्राइटनेस बढ़ रही है। लेकिन ये कब तक बढ़ेगा? ये कब तक बढ़ेगा? ठीक है, तो मॉडरेट सनलाइट पर, जब लाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम नहीं होती है, तो उस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, हाई होता है। लेकिन सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर कम हो जाएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर कम हो जाएगा, वेरी लाइट हाइट इंटेंसिटी। रीजन समझिए, क्वेश्चन आता है। ठीक,
तो बहुत ज़्यादा लाइट, हाई लाइट अगर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तमतमाती धूप पड़ेगी, तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है या कम हो जाती है। रीज़न क्या है? बिकॉज क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल इट स्टार्ट टू डीनेचर, ये धीरे धीरे डीनेचर होना शुरू हो जाता है और फोटो ऑक्सीडेशन इसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आंसर यही है, द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बिकम डीनेचर और द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बिकम स्टार्ट। जब क्लोरोफिल ही का डीनेचर हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो लाइट को कौन एक्सेप्ट कराएगा? फोटोसिंथेसिस, फिर कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे हम, लाइट की इंटेंसिटी का अगर ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से देखिए, यह ग्राफ है, आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चल रहा है, इधर लाइट की इंटेंसिटी है। जैसे यहाँ ये देखिए, यहाँ लाइट की इंटेंसिटी कम है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला जाता है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये लाइन शो कर रही है कि दोनों ही लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। बट अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया, एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया। ठीक है, अब लाइट की इंटेंसिटी कितना भी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। ये मैक्सिमम हो गया इतना लाइट इंटेंसिटी पर, इतनी लाइट इंटेंसिटी जो भी होगी यहाँ वैल्यू उसकी, उस पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। आगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट का आपको कांस्टेंट देखिए, यहाँ कांस्टेंट ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी में थोड़ा सा आगे डायग्राम को मिस कर दिया उसने। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाएगा, आगे जाकर के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। बहुत ज़्यादा सनलाइट हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी, ग्राफ नीचे आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस का ग्राफ ऊपर चल रहा है, ये फोटोसिंथेसिस का ग्राफ नीचे हो जाएगा, मींस फोटोसिंथेसिस स्टॉप भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। देखिए लाइन ऐसे आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है उसका फोटो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट हो गया यहाँ पर तो। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइट कॉन्स्टेंट, ये जो ग्राफ सीधा चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मीन्स लाइट की इंटेंसिटी जब मैक्सिमम हो जाती है, जब फोटोसिंथेसिस लाइट इस पॉइंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो गया, उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी जब बढ़ती है, ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाता है थोड़े समय के लिए। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी तो वो तो क्लोरोफिल खराब हो जाएगा, वो फिर कम हो जाएगी। लेकिन ये जो कांस्टेंट हुआ है, ये कांस्टेंट क्यों हुआ है? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी जब बढ़ती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट तक बढ़ा। आगे जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में और जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, वाटर है, इनकी अवेलेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, प्लांट कितना CO2 को अपने अंदर एक्सेप्ट कराएगा, कितना वाटर को सक कराएगा? तो अगर इसमें अगर जो भी फैक्टर जब लाइट की इंटेंसिटी यहाँ तक बढ़ी थी तो उसके बाद अब फोटोसिंथेसिस ना बढ़ने का रीज़न क्या है? बिकॉज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय अनदर लिमिटिंग फैक्टर। इन्वायरमेंट में और जो भी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं और जो भी फैक्टर्स हैं, ये लिमिट हो जाते हैं, ये कम होने लगते हैं। ठीक है, पहले लाइट कितनी भी ज़्यादा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, कहाँ तक बढ़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो कांस्टेंट थोड़े समय के लिए हो जाता है, क्योंकि और जो फैक्टर्स हैं ये कम होने लगते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी घटने लगती है। समझ में आ रहा है? यहाँ लिखा हुआ रेट लिमिट बाय अनदर लिमिटिंग फैक्टर। ये जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट कांस्टेंट हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? अनदर लिमिटिंग फैक्टर्स की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ था। समझ में आया होगा लाइट की इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट कराती है। अगला है लाइट की क्वालिटी। लाइट की क्वालिटी का मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। क्वालिटी का मतलब क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। प्लांट की लीफ पर किस तरीके की वेवलेंथ, किस तरीके की लाइट ज़्यादा पड़ रही है, लाइट की कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है इन्वायरमेंट से, लाइट में कौन सी वेवलेंथ लीफ पर ज़्यादा पड़ रही है, वो भी अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। उसको समझने के पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे आपने वेबग्योर पढ़ा होगा, वेबग्योर पैटर्न होता है। ठीक है, जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ होती है 300 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक वेवलेंथ होती है। किसकी? इंसिडेंट वेवलेंथ जो आती है, सनलाइट जो आती है उसकी जो वेवलेंथ है ये है। ठीक है, इसमें से जो फोटोसिंथेसिस होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक ही फोटोसिंथेसिस होती है। मीन्स 380 नैनोमीटर है, यहाँ से लेकर के 760
60 से तो वेवलेंथ आ रही है, इसमें से फोटोसिंथेसिस कितने पे हो रही है, 400 से स्टार्ट हो रही है और 700 तक ही चलेगी। 700 तक क्यों चलेगी, क्योंकि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो मैक्सिमम 700 वेवलेंथ तक ही काम करता है। आपको मैंने ये चीज बता दिया है, ठीक है, 700 तक ही काम करेगा PS1। तो इस रीजन को मींस इंसिडेंट लाइट का वो पार्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये इंसिडेंट लाइट है, इसमें से इतने पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसी को बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन बोला जाता है। एक्टिव रीजन का मीन्स फोटोसिंथेसिस में विजिबल स्पेक्ट्रम का इतना ही रीजन एक्टिव है। PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें से इतना ही पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसको एक नाम और होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, मींस जो रेडिएशन आता है उसमें फोटोसिंथेसिस इतने ही पार्ट में एक्टिव रहती है। समझ में आ रहा है? अब देखिए लाइट की क्वालिटी समझा रहे थे आपको, क्वालिटी वेवलेंथ, किस वेवलेंथ की लाइट ज़्यादा आ रही है। तो आपको देखिए, अगर ब्लू लाइट, ब्लू/वायलेट या फिर रेड, अगर ब्लू या वायलेट की वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है या फिर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लांट की लीफ ब्लू और रेड वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑब्जर्व कराती है, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू वायलेट में और रेड में सबसे ज़्यादा होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, ठीक है, कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विजिबल स्पेक्ट्रम के किस वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा होता है। तो आप क्या बताएंगे, ब्लू/वायलेट एंड रेड रीजन, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ ग्रीन में क्या होगा, ग्रीन जानते हैं, ग्रीन लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी वजह से प्लांट की लीफ ग्रीन दिखाई देती हैं। तो ग्रीन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है, क्योंकि ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कम होती है, ठीक है। तो ये लाइट की क्वालिटी थी, किस तरीके की लाइट वेवलेंथ पड़ रही है। आगे देखिए लाइट का ड्यूरेशन का मतलब होता है प्लांट की लीफ पर कितनी देर तक लाइट पड़ रही है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो उसके बेसिस पर आगे जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट को बोलते हैं फोटो पीरियड, कितनी देर तक लाइट पड़ रही है, लाइट का पीरियड क्या, दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियड, ठीक है। लाइट का ड्यूरेशन बोला जाता है इसको। उसके बेसिस पर शॉर्ट डे प्लांट LDP एंड लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, तीसरा डे न्यूट्रल प्लांट होता है, ठीक है। तो अगर कोई प्लांट है जो कि लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे का मतलब जिसको ज़्यादा देर तक दिन चाहिए, जिसको ज़्यादा देर तक लाइट चाहिए, इसी को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर लॉन्ग डे प्लांट को कम देर तक लाइट मिलती है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, कम करेगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसी तरीके से जो शॉर्ट डे प्लांट होता है इसको लाइट का ड्यूरेशन कम चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट, उसको दिन छोटा चाहिए, तो अगर उसको दिन बड़ा दे दिया जाएगा, मींस ज़्यादा देर तक उस पर लाइट फॉल होगी तो उसमें भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। यहीं पर एक चीज देखिए और समझ लीजिए, अगर प्लांट पर कंटिन्यूअस लाइट पड़ रही है, क्वेश्चन आता है इफ द कंटिन्यूअस लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा या लीफ पर इंटरमीडिएट लाइट पड़ रही है। इंटरमीडिएट का मतलब लीफ पर रुक रुक के लाइट पड़ रही है, रुक रुक का मतलब सनलाइट आया, ये लीफ है, ठीक है, इस पर सनलाइट आया, फिर क्लाउडी इन्वायरमेंट हो गया, बादल हो गया, क्लाउड हो गया, थोड़ी देर के लिए फिर क्लाउड हट गया, फिर सनलाइट आ गया, फिर क्लाउड हो गया, फिर सनलाइट आ गया, लाइट रुक रुक करके पड़ रही, थोड़ी देर लाइट पड़ती है, फिर क्लाउड हो जाता है, फिर लाइट पड़ती है, फिर क्लाउड हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटरमिटेड लाइट। लाइट रुक रुक कर पड़ रही है और एक प्लांट ऐसा इस पर कंटिन्यूस लाइट पड़ रही है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ ज़्यादा होगा, इन द इंटरमीडिएट लाइट, जहाँ पर लाइट रुक रुक के पड़ रही है वहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, फूड ज़्यादा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजन समझ लीजिए, बिकॉज जिस प्लांट की लीफ पर लगातार लाइट पड़ेगी उसमें जानते हैं लाइट रिएक्शन चलती है, डार्क रिएक्शन भी चलती है। लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन चलती है। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, ATP बनता है एंड NADPH2 बनता है, पता है। ATP NADPH2 किस में बनता है, लाइट रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यही चीज़ कंज्यूम हो जाती है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है और कार्बन का रिडक्शन होता है, CO2 का रिडक्शन होता है ग्लूकोज में, ठीक है। मीन्स लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन चलती है, तो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वही डार्क में कंज्यूम हो जाता है। तो अगर लाइट लगातार पड़ रही है, ठीक है, अब चूंकि लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन इसका प्रोडक्ट उतनी तेजी से नहीं बन पाता है,
लाइट रिएक्शन थोड़ा सा स्लो लाइट रिएक्शन जो चलती है, तो लाइट रिएक्शन का अगर लगातार लाइट पड़ रही है तो कंटिन्यूसली लाइट रिएक्शन चलती रहेगी, बीच में कोई रेस्ट नहीं मिलेगा, लाइट रिएक्शन को कोई भी रेस्ट नहीं मिलेगा, लाइट रिएक्शन लगातार चल रही है, वो इतना ज़्यादा अमाउंट में एटीपी NADPH जो बना देगी जो कि डार्क रिएक्शन में प्रॉपर कंज्यूम नहीं हो पाएगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन में प्रॉपर कंज्यूम नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ लाइट थोड़ी देर तक पड़ी, लाइट रिएक्शन चला, लाइट रिएक्शन ऑपरेट हुई, जब डार्क आ गया थोड़ी देर के लिए तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट डार्क में यूज हो गया। ठीक, फिर लाइट पड़ा, फिर लाइट रिएक्शन चला, फिर लाइट रिएक्शन ऑपरेट हुआ, फिर डार्क हो गया, फिर लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट डार्क में यूज हो गया। तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट डार्क में यूज हो जाता है, फिर लाइट चलती है, लाइट रिएक्शन चलती है, फिर उसका प्रोडक्ट डार्क में यूज हो जाता है। तो इस तरीके से जब चलता है तो लाइट रिएक्शन का सारा प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में प्रॉपर्ली कंज्यूम हो जाता है। लेकिन लगातार जब लाइट चलती है तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन में प्रॉपर कंज्यूम नहीं हो पाता। जैसे आप लगातार खाना खाते रहिए, ठीक है, लगातार खाते रहिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। खाना को रुक रुक के खाइए तो डाइजेशन अच्छा होगा। थोड़ा सा खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया, थोड़ा सा खाना खाया का मतलब लाइट रिएक्शन चला, डाइजेस्ट हो गया का मतलब डार्क रिएक्शन चला। ठीक है, फिर आपने खाना खाया, ठीक है, लाइट रिएक्शन चला, फिर थोड़ी देर गैप करके फिर जो है डार्क रिएक्शन चला। ठीक है, तो इस तरीके से जब होता है तो अच्छा डाइजेशन होता हो। लगातार आप खाना खाए जा रहे हैं तो क्या होगा, तो डाइजेस्ट नहीं करेगा और क्या होगा। ठीक है, ये हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझा दिया मैंने। देखिए लाइट में सारे फैक्टर्स हो गए। अगला देखिए, नेक्स्ट इज द टर्म, आपको बताते हैं CO2 कंसंट्रेशन क्या होती है। पहले CO2 समझ लीजिए, CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, इन्वायरमेंट में CO2 कंसंट्रेशन 0.03% से 0.04% तक एवरेज होती है। ठीक है, तो अगर CO2 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो, अगर CO2 कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। जाहिर सी बात है, CO2 कम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, क्योंकि CO2 ही चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और रेट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, कब तक बढ़ेगा, 0.4 नॉर्मल कंसंट्रेशन 0.03 से 0.04 तक होती है। अगर 0.05 कंसंट्रेशन CO2 की हो गई तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा। सबसे ज़्यादा हाई कब होगा, जब 0.05 कंसंट्रेशन CO2 की हो जाएगी तो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा CO2 हो जाएगी, हर चीज़ देखिए जितने फैक्टर्स हैं, अगर फैक्टर कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, बहुत ज़्यादा होगा तब भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कम CO2 पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम क्यों होता है, आपको बता दिया है, क्योंकि CO2 ही नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.05 के ऊपर क्रॉस कर जाएगा CO2 कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी फिर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट शो होने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट शो होगा। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा जब CO2 कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा इन्वायरमेंट का तो क्या होगा, प्लांट का जो ये प्लांट की लीफ से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होने लगेगा, ट्रांसपिरेशन का रेट हाई हो जाएगा। तो जब प्लांट की लीफ से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो फिर वही सेम कंडीशन की सॉइल में वाटर की कमी होने लगेगी, सॉइल में वाटर घट जाएगा तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। समझ में आया, इनडायरेक्टली कम हो रहा है यहाँ पर। और एक चीज़, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट की जो लीफ होंगी ये कर्ल करने लगेंगी, इस तरीके से कर्ल कर विल्टिंग हो जाएगा। जब पानी की कमी हो जाएगी प्लांट की बॉडी में, टेम्परेचर बढ़ने से, ट्रांसपिरेशन से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया तो प्लांट की सॉइल में वाटर कमी हो जाएगी, प्लांट की पत्तियाँ जो होंगी मुरझा जाएंगी, मीन्स इस तरीके से विल्ट कर जाएंगी। तो जब पत्ती मुरझाएगी तो सरफेस एरिया लीफ का घटेगा ना, ये सरफेस एरिया ज़्यादा है, लीफ मुरझाएगी, सरफेस एरिया उसका घट जाएगा, एक्सपोज्ड एरिया। तो सरफेस एरिया जब लीफ का घट जाएगा तो गैस का एक्सचेंज भी तो घट जाएगा, क्योंकि ऐसे सरफेस एरिया है तो गैस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इंटर हो रही है, सरफेस एरिया ऐसा हो गया तो CO2 के इंटर कम करेगी, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। ठीक है, तो CO2 क्या है, वो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कम करती है बहुत हाई पर। अब देखिए C3 प्लांट और C4 प्लांट आपको पढ़ा दिया है कि इनमें अलग अलग फोटोसिंथेसिस का, इनमें C3 प्लांट में और C4 प्लांट, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंट
कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ये CO2 की डिफरेंट कंसंट्रेशन को रिस्पॉन्ड कराते हैं, NCERT में लिखा हुआ है। मींस C3 प्लांट को ज्यादा अमाउंट में CO2 चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस, बट फॉर द C4 प्लांट दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। बिकॉज रीजन क्या है? रीजन इज द क्रेन्ज एनाटॉमी and Pepkase enzyme। तो रीजन है because they contain the Krebs anatomy and they have the Pepkase enzyme। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को? टेम्परेचर इनडायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर देखिए, जानते पहले ये समझ लीजिए कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे हम लोग हो, टेम्परेचर चेंज द एंजाइम काइनेटिक्स। टेम्परेचर एंजाइम की काइनेटिक्स को चेंज कर देता है, टेम्परेचर एंजाइम की वर्किंग एफिशिएंसी को चेंज कर देता है। अगर टेम्परेचर स्लो है तो एंजाइम बिकम इनएक्टिव। एंजाइम क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे, काम बहुत कम करेंगे, स्लो काम करेंगे। और अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ लो है तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। टेम्परेचर बहुत हाई है तो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? दे बिकम डीनेचर। कैसे हो जाएंगे? डीनेचर का मतलब खराब हो जाएंगे एंजाइम। ठीक है, तो हर चीज़ देखिए, हर चीज़ की लो, हर चीज़ का हाई डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, और टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, बहुत हाई हो जाएगा तो। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में क्या है? अब जानते हैं एंजाइम अगर इनएक्टिव हो गया, एंजाइम डीनेचर हो गया, तो प्लांट की फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन चलती है, टोटली एंजाइमेटिक रिएक्शन है। हर स्टेप पर कोई ना कोई एंजाइम यूज होता है डार्क रिएक्शन में। C3 साइकिल हो चाहे C4 साइकिल हो। ठीक है, डार्क रिएक्शन इज द एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस फिर कम हो जाएगी, क्योंकि जब एंजाइम डिस्टर्ब हो जाएंगे, एंजाइम फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर मॉडरेट है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। ठीक है, और चीज़ देखिए, फिर वही चीज़ अभी जो आपको समझाया था, टेम्परेचर बहुत हाई है, अगर बहुत हाई है तो फिर क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर कम क्यों होगी? एक तो रीज़न एंजाइम का रीज़न आपको बताया, एंजाइम खराब हो जाएंगे, और टेम्परेचर बहुत हाई है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्लांट की लीफ से वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस होगा, सॉइल में वाटर की कमी होने लगेगी। ठीक है, वाटर कमी हो जाएगी तो प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। ठीक, और प्लांट की जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो प्लांट की पत्तियां, लीफ मुरझाने लगेंगी, विल्ट करने लगेंगी, सरफेस एरिया घटेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये टेम्परेचर बेसिकली जो NCERT में लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा है, टेम्परेचर एंड चेंज द एंजाइम काइनेटिक्स। टेम्परेचर क्या करता है? एंजाइम काइनेटिक्स को चेंज करता है। याद रखिएगा, इसी पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट इज द वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर इज आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? देखिए, ये प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, ये सॉइल है, यहाँ ये रूट है। अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी सॉइल में तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाटर ही नहीं रहेगा तो प्लांट को वाटर कहाँ से मिलेगा? वाटर नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस फिर कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। ठीक है, वाटर की डेफिशिएंसी होने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर वाटर डेफिशिएंट हो जाता है, कमी हो जाती है, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा। लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की अति नुकसान करती है। वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा का मतलब सॉइल में वाटर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप बोलते हैं वाटर लॉगिंग हो गया। वाटर लॉगिंग, बहुत ज़्यादा वाटर होने पे वाटर लॉगिंग की कंडीशन जनरेट होती है, फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? समझ लीजिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग होने से ये जो सॉइल होती है, सॉइल इस तरीके से अरेंज होती है। देखिए, ये सॉइल है, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जगह होती है, छोटा छोटा स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जगह है, इसको क्या बोलते हैं? ये स्पेस है, इसको आप कैपिलरीज बोला जाता है। तो यहाँ पर स्पेस है, अगर वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो ये स्पेस में, ये जो स्पेस नज़र आ रहा है आपको सॉइल के बीच में, यहाँ टोटली क्या भर जाएगा? वाटर भर जाएगा। जानते हैं वाटर जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो होती है, जो सॉइल में ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है। O2 वाटर में क्या होती है? कम डिजॉल्व होती है। वाटर बढ़ने से
ऑक्सीजन का अमाउंट सॉइल में घट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो डिजॉल्विंग पावर है वाटर में वो कम है इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। पहले वाटर कम था या नहीं था वाटर, मान लीजिए वाटर कम था तो यहाँ ऑक्सीजन भरी हुई थी, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, ऑक्सीजन थी। अब वाटर लॉगिंग हो गया तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट गया। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो प्लांट की रूट को, प्लांट की जो रूट्स होती हैं इनको ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लो मिलेगा। ऑक्सीजन कम मिलेगी तो ऑक्सीजन कम मिलेगी तो प्लांट की रूट रेस्पिरेशन नहीं करेंगी या कम करेंगी रेस्पिरेशन। और प्लांट में अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, अगर यहाँ रेस्पिरेशन नहीं होगा तो प्लांट की रूट मरने लगेंगी, प्लांट की रूट किल होने लगेंगी धीरे धीरे। प्लांट की रूट किल हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट से घट जाएगा और प्लांट को वाटर मिनरल्स नहीं पहुँचेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट में जब वाटर लॉगिंग होती है तो प्लांट की रूट में रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ और होती है, लिख लीजिएगा कि प्लांट जब सॉइल में वाटर लॉगिंग होती है तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स इनका कंसंट्रेशन भी कम होने लगता है। न्यूट्रिएंट्स का क्यों कम होने लगता है, बिकॉज वाटर लॉगिंग होने से सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे लीच टू द अंडरग्राउंड। ये वाटर की हेल्प से ग्राउंड में डीप लेयर में चले जाते हैं, इनकी लीचिंग हो जाती है। तो जहाँ पर सॉइल, जहाँ पर रूट्स हैं, रूट्स के आसपास जो सॉइल है उस सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, क्योंकि सॉइल में जब ज़्यादा वाटर फिल हो जाएगा, यहाँ सॉइल में जब ज़्यादा वाटर फिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाटर पर्कुलेट करेगा नीचे की साइड में, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये लीच कर जाएंगे, ये मूव कर जाएंगे डाउनवर्ड, ठीक है, डीप लेयर्स में, और यहाँ न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी घट जाएगी। समझ में आ रहा है। एक चीज़ और, सॉइल की वाटर कंसंट्रेशन हाई होने पर यहाँ सैलाइन इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है सॉइल में, जो कि अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कराते थे। मैंने आपको सारे फैक्टर्स डिस्कस कर दिए लगभग। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप हमको कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है।